આપનું કાજે સમયને લડનો भी છે ये થાકने वाली होते वातों नहीं है ना આપણે सबसे पहले में हमारा शहीद क्रांतिकारी एना देशन जल जंगल जमीन सुरक्षा एने अधिकार आपला तेरेंग करता शहीद है तीनों का नमन। और यहाँ पर तथापि उपस्थित युवा साथी छे, बुजुर्ग छे, बुद्धिजीवी छे, तीनों भी जोहार नमन। और सबसे जरूरी हमारे लिए कि आदिवासी संस्कृति जननी नारी शक्ति का भी हमारा जोहार नमन। साथियों, पूर्व वक्ता बहुत ही अच्छी बात बताई, संवैधानिक बात बताई, कानूनों पे बात बताई, लेकिन उसका संरक्षण स्वरक्षण किसको करना है, कौन करेगा और कैसे करना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी आज का युवा लेता है, आगे आकर आज का युवा लेता है तो हमारे समाज के लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी हमें संवैधानिक अधिकार कानून पढ़ना पड़ेगा। इस देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संस्कृति, आदिवासी संस्कृति की पहचान। अगर आदिवासी है तो उसकी संस्कृति उसकी पहचान है, उसकी सभ्यता उसकी पहचान है। इसलिए जो यूनाइटेड नेशन ने संस्कृति पे आधारित उसके संवैधानिक अधिकार जो बने हुए हैं उसको सुरक्षित करने के लिए 1993 में विश्व आदिवासी दिवस के लिए एक आम सभा तैयार करी और एक प्रस्ताव बनाया कि विश्व के आदिवासियों के हक अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए। उसका पूरे विश्व के देशों में से 147 देशों ने समर्थन किया, 147 देशों ने समर्थन किया और प्रस्ताव पारित किया। और बाकी कुछ ऐसे देश थे जो समर्थन भी नहीं किए और विरोध भी नहीं किया। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। जब भी उठ के जा रहे साथियों, कुछ ऐसा समय है अपने को समझना पड़ेगा। हम भी सेंधवा और बड़वानी से आए हैं, आप लोगों को कुछ समझाएंगे और समझेंगे। तो बड़वानी से और हम भी खाजा नारायण की नगरी से आए हैं, पेंटाभन की नगरी में आए हैं। तो आप लोग से हमारा साथ दो और हम तुम्हारे अधिकारों की जो बातें हैं, अधिकार लिखे गए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो समाज की ऐसी दशा मत करो कि उसको पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। भगवान बिरसा कहते थे जो सोया हुआ समाज है उसे जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का ढंग करता है उसे कोई जगा नहीं सकता है। इसलिए अपने को नींद में भी सपने में भी अपने अधिकार, अपने से अत्याचार होता है, अपने महिलाओं से अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, वो नींद में भी आना चाहिए और सपने में भी आना चाहिए कि उसको तोड़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें समझना चाहिए जो भारत के कानून संविधान में जो अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद 244 कंडिका 5 केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोई भी सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं। फिर भी हमारे क्षेत्र पे गैर आक्रमणकारी प्रशासन के साथ मिलकर हमारे लोगों के साथ शोषण करती है, इसको समझना पड़ेगा। यह बोरी क्षेत्र देख लो तुम, आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पे हो ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी षड्यंत्र प्रयोग आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम से की जाती है। फिर राजस्व संहिता की धारा 165 166 ये बोलते हैं कि किसी भी कंडीशन में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पे हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पे सरकार और गैर आदिवासी और गैर दमनकारी जो नीति है हम पे हावी हो रही है। उसके खिलाफ हमें क्या षड्यंत्र, उस षड्यंत्र के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। अगर सो गए तो हम हमारे समाज के साथ गद्दारी करें, और गद्दार हमेशा गुलाम होता है, गद्दार हमेशा गुलाम होता है। और जो स्वाभिमानी होता है वो विद्रोही होता है। जो हमारे टंटा भी, हमारे बिरसा मुंडा, ये सब हमारे विद्रोही होते हुए। तो
जनता दल ने 36 वर्ष तक हथियार बंद अपने समाज के लिए लड़ाई लड़े थे। और मालूम है एक उनकी खासियत, 16 साल तक अपने परिवार से नहीं मिले, 16 साल तक अपने परिवार से नहीं मिले। उनकी बहन वहां पे सामने आके खड़ी हो गई तो वो बोलते हैं कि बहन तुम कौन हो। ऐसे हमारे समाज में उनका जो अपना परिवार है वो अपना सब कुछ त्याग कर अपने समाज के लिए काम किया था। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने आने वाली पीढ़ी अपने को याद रखे। अगर समाज को जिंदा रखना है, समाज के अधिकारों को जिंदा रखना है, उसकी संस्कृति को जिंदा रखना है, तो हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, हमें भी तैयार होना पड़ेगा। बिरसा मुंडा मात्र 24 साल की उम्र थी। पूरे देश के आदिवासियों के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1858 बना दिया है। ये छोटी बात नहीं है। हमारी जमीन को सुरक्षित करके चले गए। उनके सामने तो बंदूकें और तलवारें खड़ी थी, तो अपने पास क्या था? फिर भी 24 साल की उम्र में सेना तैयार करके अपने समाज के लिए जमीन दिला के चले गए। ऐसे शहीद क्रांतिकारी हमारे पूर्वज थे। हमारे बीच में नारी शक्ति थी, चलकारी बाई, रानी दुर्गावती थी, कालीबाई थी। ये नारी शक्ति भी अपने शहीद जो हुए थे क्रांतिकारी, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़े थे। वो आज नारी शक्तियों की भी जिम्मेदारी है कि युवाओं के साथ आकर लड़े। और यहाँ पे एक संगीता चौहान, एक चुमलीबाई नहीं, यहाँ पे हजारों नारी शक्ति यहाँ पे बोलना चाहिए। ऐसा तुमको तैयार होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये समय है, सिर्फ 2 या 3 साल का समय है। पिछली बार सुना है NRC, NPR ऐसे कानून आ गए थे। वहां पे जनगणना के पहले ही ऐसे कानून आ गए थे। जनगणना अभी तक नहीं हुई है। 2022 से लेकर हर 11 साल में जनगणना होती है, लेकिन अभी भी जनगणना नहीं हुई है। ये बड़ा विषय है। वो जनगणना क्यों नहीं हुई, ये किसी ने सवाल किया? जनगणना इसलिए नहीं हुई कि यहाँ के आदिवासी जग गए हैं और अपने कॉलम में वो आदिवासी लिखवाने की मांग कर रहे हैं, आदिवासी संस्कृति लिखवाने की मांग कर रहे हैं। अगर आदिवासी संस्कृति लिखा गई तो आदिवासी देश का क्या कहलाएगा? मालिक। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2011 PIL नंबर 10,364 भारत के आदिवासियों को सिर्फ 8.5% आदिवासियों का इस देश का मालिक घोषित किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कमल दादा ने जो बताया वो 92% साथियों बीच में डिस्टर्बिंग ना करें। ये मेरे वक्तव्य के बाद तैयारी करो। और यही जो यूनाइटेड नेशन 1993 में जो जयंत प्रसाद अपना प्रतिनिधित्व हुआ भारत सरकार का, उसने क्या बोल दिया? आज भी विश्व आदिवासी दिवस छुट्टी घोषित करो करके अपन नारे क्यों लगा रहे भाई? विश्व आदिवासी दिवस तो 1993 1994 में दादा में गए थे, वहां पे घोषित करवा दिए थे। लेकिन जरूरत क्यों पड़ गई कि मनवाने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ रही है? क्या कारण था? प्रश्न होना चाहिए। इश्यू ये है, यहाँ पे धर्म के विषय जरूर है, लेकिन यहाँ पे आदिवासी महिलाएं मर जाती है, उनका विषय जरूर नहीं। ऐसी सरकार है हमारी। तो यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें लिखा गया था, वहां जाके अपने भारत के प्रतिनिधि ने बोल दिया था कि यहाँ के आदिवासी नहीं रहते, यहाँ के सांस्कृतिक आदिवासी नहीं रहते हैं, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति लोग रहते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो बाकी देश थे जो विश्व में, वो अपने को इंडिजिनियस पीपुल लेकर प्रेजेंट करे थे, लेकिन यहाँ की जो सरकार थी वो शेड्यूल्ड ट्राइब से डिनोट किया था अपने को। तो इंडिजिनियस पीपुल भारत में नहीं था, इसलिए यहाँ की सरकार अपने यहाँ प्रस्ताव पे हस्ताक्षर नहीं करी थी। तो इंडिजिनियस पीपुल्स यानी कौन? अभी दीदी ने बोला था कि यहाँ का थीम है इस बार यूनाइटेड नेशन का 2022 का स्वदेशी। यूनाइटेड नेशन द्वारा इंडिजिनियस पीपल को वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल ऑफ द डे घोषित किया था। इंडिजिनियस पीपल यानी कौन बोल? आदिवासी।
सबसे पहले आदिवासियों को एबोरिजिनल कहा गया, उसके बाद एनिमिस्ट कहा गया, इंडिजिनियस कहा गया। एनिमिस्ट और इंडिजिनियस मतलब क्या होता है? एनिमिस्ट यानी प्रकृतिवादी लोग, इंडिजिनियस यानी स्वदेशी लोग, खुद की जगह पर रहने वाले, कहीं से आए नहीं। और नागरिक और मालिक में भी अंतर समझना पड़ेगा भाई। हमें नागरिक पर, हमारी जो आदिवासी है प्रथम नागरिक बन गई है, नागरिकता लेनी पड़ती है और मालिक को नागरिकता नहीं लेनी पड़ती। इस पे भी विचार करो। अगर ये भारत का आदिवासी अगर नागरिक बन गया तो हमें मालिक बोला गया था, वो मालिक नहीं रहेगा। बड़ा गंभीर विषय, इसको सोचना पड़ेगा आप लोगों को। संस्कृति और संस्कृत की लड़ाई हो गई है, आर्य और अनार्य की लड़ाई हो गई है, आदिवासी और ब्राह्मण की लड़ाई हो गई है यहाँ पर। अभी इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को। आज यूनाइटेड नेशन के लिए क्या हल्फनामा बन रहा है मालूम है आप लोगों को? यहाँ की जो भीली लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें किस हिसाब से मालिक बोला है? भील आदिवासियों, जो भील कौम है इस देश में, उसको वो सबसे ज्यादा संख्या में है। यहाँ के भील लोग और उनके समाज और उनका समुदाय ही इस देश का मालिक है। और यूनाइटेड नेशन के जो 193 देशों ने मिलकर जो घोषित किया था, भारत का नेतृत्व जो रिपोर्ट दिया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में 2011 के समय उसको प्रेजेंट किए थे। तो उसको भी जो भारत सरकार द्वारा हल्फनामा था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार कर हमें मालिक बताया था। उस मालिक शब्द को हमें सुरक्षित रखना है अब, क्योंकि हमें अभी हमारी जो मालिकियत है उस पर सवाल खड़े हो गए। अगर हम इस चीज को लेकर नहीं लड़ते तो फिर समस्या ही समस्या हो जाएगी। मिशन ये बोलता है, अगर जिसकी कोई समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिसकी समस्या ही होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। अगर उस समस्या को निवारण करने के लिए हमें समस्या के साथ अपने को लड़ना पड़ेगा, उस समस्या को समझना पड़ेगा। डॉक्टर और बड़ों में भी अंतर समझना पड़ेगा तुम लोगों को। डॉक्टर सारी बीमारी कैसे करें पूछे, बड़ों बीमारी कैसे करेंगे पूछे, इलाज करते। तो हमारी जो समस्या है वो हमको खुद को मालूम होना चाहिए कि भाई हमारी समस्या क्या है। कोई बताने नहीं आएगा। भारत सरकार जो अपना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री, ले भाई ये तेरे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, ये तू लड़, ये कहकर नहीं आएगा। हमें बड़ा बनना पड़ेगा, हमें खुद को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या नहीं हो रहा है। समझकर हमें अपने लड़ाई के लिए रणनीति तैयार करना पड़ेगा। अभी 2027 के लिए नियम बनाना पड़ेगा। कारण ये है कि 2027 में फिर से यूनाइटेड नेशन में 193 देश मिलकर हल्फनामा तैयार करेंगे। उस हल्फनामे में हमारे आदिवासी को फिर से अपनी संस्कृति बताना पड़ेगा। लेकिन आज क्या देख रहे हैं? आज हमारी संस्कृति पे संक्रमण हो गया भाई। हमारी संस्कृति बची कहाँ है? गांव में कौन सी संस्कृति पहुंच गई है? हमारे सिर्फ बुजुर्ग जो बूढ़े आ रहे हैं वही संस्कृति संभाल के रखे हुए, और उसी संस्कृति को हमें 2027 में यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट करना है। और जो अभी 2021 की जनगणना रुकी हुई है उसमें भी घर घर आके तुम लोगों को पूछा जाएगा कि तेरी संस्कृति क्या है। तू किसको पूछता है? तेरे गांव के काकर क्या है? तेरे गांव के देवता कौन से हैं? तेरी बोली क्या है? तेरे गांव की क्षेत्रीय बोली कौन सी है? तेरे गांव में कितने फैले हैं? तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। और फिर बाद में वहां लिख दिया जाएगा कि ये सांस्कृतिक आदिवासी नहीं है, इसको संस्कृति नहीं मालूम, तो ये संस्कृति से बाहर है। संस्कृति से बाहर यानी गैर आदिवासी बन जाएगा, और संस्कृति से अंदर यानी आदिवासी। क्योंकि जितने भी संवैधानिक अधिकार मिले हैं तुमको सिर्फ संस्कृति के आधार पर मिले हैं। तुम कोई सा भी संविधान का अनुच्छेद पढ़ लो, सिर्फ संस्कृति के आधार पर ही आपको अधिकार मिला है। इसलिए संस्कृति सर्वोपरि है। संस्कृति सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि संस्कृति एक महिला प्रधान शब्द है। और इस भारत में सबसे ज्यादा हम और आदिवासियों में सबसे ज्यादा हम महिला को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति भी सर्वोपरि है। हमें संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करना पड़ेगा। और आज का जो युवा है, आज का युवा खड़ा हो गया है, चल पड़ा है, समझ गया है, निकल चुका है, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि समय ऐसा आ गया, अपने कंधे पे जिम्मेदारी आ गई है कि अपना जो खुशियां थी,
अपना जो पसंदीदा कुछ भी हो त्याग कर अपने समाज के लिए आगे हो। अपने समाज के लिए आगे नहीं आओगे तो समाज को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। समाज को जिंदा रखना है तो समाज को वही पीढ़ी जिंदा रख सकती है जो समाज के लिए मरने वाली है। उसलिए आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि भाई मेरे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है तो मैं उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूं। अनुच्छेद 13(3) को अभी दादा ने बताया कि रूढ़िगत ग्राम सभा का अनुपालन हमारे गांव की पारंपरिक ग्राम सभा के अंदर जितने भी खनिज संपदा है, जल जंगल जमीन है, आंगनबाड़ी है, स्कूल है, अस्पताल है, उस पर नियंत्रण हमारी ग्राम सभा करेगी। लेकिन आज हमारे जैसे युवा ही जो कानूनी चीजें हैं वो समझकर हमारे पुरखों को बताएंगे। कारण ये है क्योंकि हमारे पुरखे बेचारे संविधान और कानून ये नहीं जानते, लेकिन उनकी जो कानून बनने से पहली जो व्यवस्था थी उनको बराबर जानते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 13(1) में संविधान से पहले बनाए गए पहले व्यवस्था थी उसको अनुच्छेद 13(1) में रखा गया और संविधान के अनुच्छेद 13(2) में उसको सुरक्षित कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 13(3) में इसको पावर दे दिया। इस चीज को भी समझना है आप लोगों को। और अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) 6ठी अनुसूची पूर्ण रूप से इसमें दो चीजें बोली गई, आंशिक वर्षित क्षेत्र और पूर्ण आंशिक क्षेत्र। पूर्ण आंशिक क्षेत्र यानी पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र और आंशिक क्षेत्र यानी जहां पर कुछ तहसीलें और कुछ जिले हैं उसको आंशिक रूप से बोला गया है। दादा बताएंगे विस्तार में इस अनुसूची को। और मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा समय ले लिया हूं, लेकिन पुरखों की विचारधारा और सिद्धांतों को अपने को कायम रखना पड़ेगा और उस आधार पे अपने को चलना पड़ेगा। अगर आज नहीं लड़े तो कल नाम मत लेना लड़ने का, क्योंकि अपने पास समय नहीं बचा है। अभी लड़ो और संघर्ष करो। अपने पास एक ही चीज है, संघर्ष ही करने का काम है। इसलिए बिरसा मुंडा ने बोला था कि गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है, ईश्वर और शोषितों की कोई व्यवस्था नहीं होती है और पीड़ितों का कोई भगवान नहीं होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। इसलिए हमारे बीच संघर्ष और संघर्ष ही है। और मैं लास्ट में अपनी 2 लाइन बोलकर अपनी वाणी को यही विराम दूंगा कि मुल्क पर राज तुम्हारा है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि मुल्क तुम्हारा है। मुल्क पर राज तुम्हारा है इसका मतलब यह नहीं समझना कि मुल्क तुम्हारा है। अरे दफन है प्रिया हमारी जहां पर घर तुम्हारा है। अरे दफन है प्रिया हमारी जहां पर घर तुम्हारा है। जय जवान, जिंदाबाद।